हमारे किरत सिंह नहीं बोल सकते, हमारे मुकेश चौधरी नहीं बोल सकते, हमारे सांसद प्रदीप नहीं बोल सकते। देखिए, अगर आज अतुल प्रधान ये कहे कि मैं आदतन अपराधी हूँ और सदन में एक तख्ती लगा के चला जाए, तो आप जानते हैं अगर कोई जाति कभी राजा रही हो, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। गुर्जर जाति के कई शताब्दी पहले देखो तुम राजा रजवाड़े थे। जब राजा कोई जाति रही हो और बाद में कोई दूसरा ताकतवर साम्राज्य उनको छिन्न भिन्न कर दे, उनको दबा दे, दर दर की ठोकर खाने मजबूर कर दे, यानी अब आप कल्पना कीजिए कि देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद होता है और ये जातियां लगभग 150 जातियां ये 5 साल बाद आज़ादी की अधूरी आज़ादी पाती है। पूरी अगर कोई अपराध होगा तो पुलिस आपको बगैर पूछे उठा लेती थी। जो बच्चा पेट में पैदा होते जन्मजात अपराधी था, तो जो जातियां ऐसी रही हों जिनके साथ ये एक तरह अपराध हुआ हो, जिक्र किया, और जिक्र वही नहीं करेंगे, जिक्र तो पूरी दुनिया भी करना शुरू कर देगी बक्सर। नमस्कार दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं और जब हम धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, 1947 से पहले जाने की कोशिश करते हैं, तब पढ़कर दिमाग चकरा जाता है। कैसे देश में जलियांवाला बाग जैसे कांड हुए, कैसे लाशें पेड़ों के ऊपर टंगी रही और कैसे देश आज़ाद हो गया। इतनी लंबी प्रक्रिया और कई लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने के पीछे तक आज तक कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका कोई जिक्र नहीं होता। अब बात होती है 1857 की क्रांति की। अब जाकर लोगों को पता लग रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाले धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी थे, लेकिन इसमें अभी तक पूरी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ बैरकपुर में फांसी हुई और कहाँ मेरठ तक बात चली गई। आज बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह जो बड़े अच्छे तरीके से, जो भाषा हमें सरल स्वभाव से अच्छी लगती है, उसमें रखने वाले लोकेश सलारपुरी जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद चौहान साहब। पहला प्रश्न मेरा ये है, ये जो मामला चला हुआ है विमुक्त जाति का, क्या है ये बवाल क्या है? हाँ जी, आपका सवाल तो ये होना चाहिए था आपकी भाषा में। चलो ये बवाल ही है। जी जी, इसे बोलते हैं DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स जी। अब डी नोटिफाइड कौन होगा? जो पहले नोटिफाइड होगा, जो पहले सूचीबद्ध होगा, उसको हमने डी नोटिफाइड कर दिया। अब कौन लोग थे जो सूचीबद्ध थे? वो सूचीबद्ध क्यों थे? सवाल यहाँ से शुरू होता है जी। क्या हुआ था 1871 में, जब यहाँ अंग्रेजों का शासनकाल था, तो बहुत सारी जातियां ऐसी थी कि जिन्होंने उनके खिलाफ, जब 57 का हुआ था आंदोलन, तो उन्होंने उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से संघर्ष किए थे, जिसमें गुज्जर थे, लोथ थे, बंजारे थे, ऐसी थे बहुत सारी, लगभग 150 से करीब जातियां थी। उन्होंने संघर्ष के खिलाफ किया था। तो जब अंग्रेजों ने संघर्ष तो दबा दिया, 57 का संघर्ष एक तरह फेर क्रांति हुई थी, दबा दिया था, लेकिन जिन जिन जातियों ने उनके खिलाफ संघर्ष से पूरा हिस्सा लिया था, उन सब जातियों को उन्होंने सूचीबद्ध कर दिया था बतौर क्रिमिनल के, यानी आप अपराधी हैं। डी नोटिफाइड DNT क्या है कि हमें 1952 31 अगस्त में डी नोटिफाइड कर दिया गया था। यानी अब आप कल्पना कीजिए कि देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद होता है और ये जातियां लगभग 150 जातियां ये 5 साल बाद आज़ादी की अधूरी आज़ादी पाती हैं। पूरी आज़ादी तब भी नहीं मिली थी। आप गुजर हैं, मैं भी गुजर हूँ, हम आज भी आदतन अपराधी का तमगा लिए घूम रहे हैं। आज भी बोल दिया जाता है तो भैंस चोर हैं। आदतन अपराधी का तमगा आज भी है। और अब आज़ादी के बहुत साल बाद तक जो यूपी पुलिस है, वहाँ पढ़ाया जाता था हमें कि अगर आपके आसपास कोई भैंस चोरी, ऐसा कुछ पशु चोरी का हो, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। किसी एक थामेदार गाँव देख लो, अगर गुजर है तो सीधे पूरा गाँव क्रिमिनल में है आपके हिसाब से। तो ये कलंक हमारे ऊपर था, ये खाली गुजरों के ऊपर था और जातियों के ऊपर भी था। लेकिन चूंकि गुज्जर वेस्ट यूपी में एक बड़ी डोमिनेटिंग जाति है, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा इधर होती है इस बात की। उधर राजभर भी हैं, लोध भी हैं, बंजारे हैं, बहुत सारी जातियाँ ऐसी थी। तो ये पूरा बवाल डी नोटिफाइड का है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि 5 साल तक यूं ही घूमते रहे, क्रिमिनल बने घूमते रहे। जब देश 1947 में आज़ाद हो गया, तो 1952 में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इनको क्रिमिनल एक्ट से बाहर किया? देखो, उस वक्त की जो सरकारें थी, उन्होंने कोई आयोग बनाया था। उन आयोग की सिफारिशों के आधार पे, और पूरा जब थोड़ा बहुत बाउंड्री तो मचाई था, क्योंकि तब सरकारें देख रही थी भाई देश आज़ादी हुई, अंग्रेजों से मुक्त हुए, किन किन जातियों ने क्या किया, उसमें थोड़ा बहुत ध्यान उन्होंने दिया है। तो पता लगा रही है तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। ये लोग ऐसे क्रिमिनल का तमगा लेके घूमेंगे, इनके देश की मुख्य धारा में ले आ जाए समाज की। तब ये हटा था
31 अगस्त 1952 में। तो इसके नुकसान क्या हुए जो इतनी देर के बाद हटा? क्या स्कूलों में जाना बंद था, क्योंकि स्कूल तो चालू हो चुके थे? क्या कहीं आना जाना बंद था? क्या क्या प्रावधान थे? ये जो एक्ट लगा था इसके क्या क्या रूल थे? रूल तो बहुत सारे थे। अब नुकसान का मोटे तौर पर नुकसान आप ऐसा समझो कि आप 10 लोग बैठे हैं सपोज करो, और 10 लोगों के ऊपर एक पता लगा हम पुलिस की नज़रों में अपराधी हैं। तो जब आप पुलिस की नज़रों में अपराधी हैं, आप फ्रिक्वेंटली घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आप हर वक्त नज़र में, सर्विलांस में। अब तो खैर मोबाइल की सर्विलांस, लेकिन तब भी आप पुलिस की नज़र में थे। अगर कोई अपराध होगा तो पुलिस आपको बगैर पूछे उठा लेती थी। जो बच्चा पेट में पैदा होते जन्मजात अपराधी था। तो जो जातियाँ ऐसी रही हों जिनके साथ ये एक तरह अपराध हुआ हो, तो वो उनका कितना नुकसान हुआ होगा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। उस समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे पीछे पिछड़ते चले गए। और बहुत सारे सामाजिक नुकसान हुए, आर्थिक नुकसान हुए, राजनीतिक नुकसान हुए। अभी एक मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, हालांकि उससे अलग हटके, अभी हमारे एक साथी हैं, वो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं सहारनपुर। उनकी डिमांड है कि हमें वो मिले रेजिमेंट, गुज्जर रेजिमेंट। अरे भाई पीछे बैक में जाकर तो देखो गुज्जर रेजिमेंट ना मिलने के पीछे वजह क्या है। जब आप क्रिमिनल जाती हैं तो आप मिलिट्री में कैसे आपको रेजिमेंट मिल जाएगी कोई भाई? तो इस तरह के नुकसान हुए हैं। पहले इस चीज़ से तो बाहर आओ। रेजिमेंट तो बहुत छोटी चीज़ है, बाकी पहले अपने जो आपके जो मौलिक अधिकार है उनको तो ढंग से प्राप्त कर लो। चूंकि जो विमुक्त जातियां थी उनके लिए बहुत सारे प्रावधान है, आज भी हैं, उन पर अमल नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सहारनपुर में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। वो ज्यादातर डॉक्टर डीएनटी कोटे से पढ़ के आए हैं। वर्धा में हमारी 2 सीट मेडिकल की थी, और हमारी जो ये रुड़की में कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, 9 के करीब सीट वहाँ थी। जो ये केवल गुजरों के लिए बता रहा हूँ, बाकी जातियों के लिए भी थी। तो बहुत से इंजीनियर वहाँ से पढ़ के आए हैं। अगर ये ना होता तो आप आज हमारा समाज और भी पीछे होता। उसके बाद ये बंद हो गया, अब उसको बंद कर दिया गया, तो नुकसान हुआ ना। कुल मिलाकर के बंद करने वाला कौन था? सरकार ही है। अब मैं किस सरकार का नाम लूं? 1952 1939 से लेकर कितनी सरकारें आई हैं। वैसे 91 बंद सर्टिफिकेट बनने 91 बंद हो गए थे हमारे यहाँ। 91 में सबसे शायद कल्याण सिंह की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार थी। जी जी जी। अब दोबारा हमने संघर्ष किया तो अब सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए। तो बीच में कई बार बंद हुए, शुरू हुए। ये सरकारों का मतलब है या सत्ता में बैठे अफसर हैं उनका खेल है। इस पर तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नुकसान हमें जरूर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आप इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं ताकि जो विमुक्त जनजाति का जो सर्टिफिकेट है आपके समाज के लोगों को मिलने चालू हों, और इससे उनको आगे चलकर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखो, हम इसके लिए पिछले 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं सहारनपुर के गुज्जर। पहला हमारा संघर्ष ये था कि पूरे यूपी के गुज्जर में शामिल हो, पूरे देश की गुज्जर शामिल हो। एक तो इस लेवल चल रही है बात। दूसरे हम जो इधर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला आम गुज्जरों को भी नहीं पता, आम इन जातियों को ही नहीं पता कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से हैं। जब उन्हें पता ही नहीं तो लेंगे क्या? अभी हमारे जो पूरा सहारनपुर मंडल, इसके संयोजक है धर्मवीर खटाना जी। बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा उनके समाज में है। वो उसका पूरा संयोजक, उनके संयोजकत्व में सारा काम चल रहा है। और एक यात्रा और एक सभा ये प्रस्तावित है। अभी एक उत्तर प्रदेश विधानसभा की विधायी कमेटी आई थी, उनके चेयरमैन आए थे सहारनपुर, उनको उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। मैं भी साथ था, धर्मवीर जी के साथ मैं भी था, ज्ञापन वहाँ दिया था। तो इस तरह इन कई चीज़ों पर काम चल रहा है एक साथ। विस्तार में तो वो बताएंगे भविष्य में क्या क्या योजना है। आप उनसे मुलाकात, उनसे पूछे क्या क्या योजना भविष्य की है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या होता है। अच्छा, जो आपने बताया कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है, क्या उन्होंने कभी समाज में आके जिक्र नहीं किया कि इस चीज़ से आपको ये फ़ायदा हो सकता है? इस पे तो आप मेरी ज़बान ना खुलवाएं। अगर होता तो बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिलता, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने नहीं बताना जरूरी नहीं समझा, या वो व्यवस्था में नहीं बता पाए होंगे। मैं इल्ज़ाम किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन ये है कि एक चीज़ होनी चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी। यानी अगर समाज आपको कुछ देता तो आप समर्थ हो, तो आपने अपने समाज को कुछ पलट कर देना चाहिए। लेकिन मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें कहीं गुजरों ने ये सामाजिक रूप से तो एक है, लेकिन पॉलिटिक्स रूप से अगर देखा जाए तो पे बैक सोसाइटी की जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो तो है ही नहीं इनके अंदर। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ना होता तो आप यहाँ ना होते, मैं यहाँ ना होता। है, कम है, और जाति के मुकाबले कम है, चूँकि एजुकेशन में पिछड़ते चले गए। और देखो, अगर कोई जाति कभी राजा रही हो, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। गुज्जर जाति के कई शताब्दी पहले देखो तुम, राजा रजवाड़े थे। जब राजा कोई जाति रही हो और बाद में कोई दूसरा ताकतवर साम्राज्य उनको छिन्न भिन्न कर दे, उनको दबा दे, दर दर की ठोकर खाने मजबूर कर दे, तो उनका मिजाज तो राजा वाला रहेगा, हालात कंगाल वाले रहेंगे। जब आप इस चीज़ को समझोगे तो पता लगेगा एक जाति कोई जाति क्यों पिछड़ती है। वो गुजरों के साथ यही हुआ है। कभी रजवाड़े थे, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने आपने उनमें सीधे सीधे हिस्सा ले चुका। आपके अंदर तो वो भावना थी लड़ने की भावना। हाँ, वो ताकतवर साम्राज्य था उनका, तो भाई उनके राज में सूरज भी नहीं डूबता था। उन्होंने आपको दबाया, छिन्न भिन्न कर दिया।
आपने देखा है कि जमीनें किसकी एक्वायर हुई हैं? एक भूदान वो चला था ना जमींदार एक्ट, उसमें ज्यादातर जमीनें किसकी गई हैं? इधर किसके पास जमीनें थी? गुजरों के पास थी सबसे ज्यादा जमीनें। उनकी जमीन ने दे दी आपको 70 बीघे से 72 बीघे ज्यादा का आपकी जमीन रख ही नहीं सकते। तो ये आपकी जमीन छीनी ना, किसको दी गई? कुछ सरकार ने ले ली, कुछ और जातियों को दे दी। आपका तो मामला कतई खत्म कर दिया। इस तरह और भी जातियां हैं जिनके साथ भी हुआ होगा, हमें तो अपना पता है। वेस्ट में गुजरों के साथ ये हुआ, दिल्ली में गुजरों के साथ ये हुआ है। तो जब किसी जाति को इस तरह दबा जाता है तो उसका इतिहास थोड़ा दबने लगता है। लेकिन अगर हाँ पढ़े लिखे लोग जब सामने आते हैं, अपने इतिहास को खंगालते हैं, खोदते हैं, बीच में रखते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप शायद पड़ेगा भी। अच्छा, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, इसका अब जाकर लब से मैं देखा हूँ, पिछले मैंने कई पोस्टें चेक की, सोशल मीडिया पर देखा, कुछ अखबार की कटिंग मैंने पढ़ी, बहुत अब जाकर नाम आने लगा है धन सिंह कोतवाल जी का। ऐसा क्या हुआ कि आज तक गुर्जर समाज इस चीज़ को समझ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाया, या फिर इतिहासों में ये चीज़ दर्ज नहीं हुई कि 1857 की क्रांति को शुरुआती दौर में आने वाले और उसको शुरू करने वाले मेरठ के धन सिंह कोतवाल थे? देखो क्या होता है कि जब इतिहास लिखा गया तो आप तो वही तो पढ़ेंगे, इतिहास में किताबों में है। आपसे 100 साल पहले क्या हुआ आपको तो नहीं पता, आपके गांव में क्या हुआ आपको तो नहीं पता। आप कहाँ से निकालोगे जो आपको इतिहास से पढ़ा जाएगा? अब हुआ क्या कि 10 मई 1857 क्रांति की तारीख फिक्स हुई थी कि 10 मई को क्रांति एक साथ पूरे देश में की जाएगी। रोटियां दे दे उसका संदेश फैला गया था। तब यही संदेश थे, व्हाट्सएप तो था नहीं। होता क्या है कि मंगल पांडे, देखिए मतलब इतिहास में थोड़ी कहाँ विसंगतियां आई हैं। मंगल पांडे को इस आंदोलन से काफी पहले वहां फांसी दे दी गई थी बैरकपुर में। ठीक, यहाँ जो हुआ था और उनकी फांसी वजह से ये जो पूरा जो एक डेट फिक्स थी उससे पहले मामला टूट गया। अगर 10 मई को पूरे देश में एक साथ होता तो शायद हम 1857 में आजाद हो गए होते। इतनी बड़े पैमाने पर तैयारी थी, लेकिन एक उतावले आदमी की वजह से, अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्या रहा कैसा रहा, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि उनके उतावलेपन की वजह से देश 90 साल बाद आज़ाद हुआ। मंगल पांडे उनका नाम है। वो उतावलापन ना करते तो शायद तभी आज़ादी मिल जाती। अब वो वहाँ थे, लेकिन उनकी मूर्ति, मंगल पांडे की मूर्ति मेरठ के अंदर लगी हुई, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। जब आप देख रहे हैं बचपन से मंगल पांडे की मूर्ति लगी, साहब सन 57 के स्वतंत्रता सेनानी है, तो आप क्या पढ़ेंगे? भाई मंगल पांडे बहुत बड़ी चीज़ होगा, हमें भी यही पता था। जब धीरे धीरे गजट पढ़े, इतिहास पढ़े, तो पता लगा नहीं भाई मंगल पांडे ने हमारे धन सिंह कोतवाल भी थे। तो जो पढ़े लिखे लोग आए उन्होंने बताया नहीं धन सिंह कोतवाल थे, तब ये धीरे धीरे शुरू हुआ। तब धन सिंह कोतवाल की बहुत दिन बाद वहाँ मूर्ति लगी है। अब तो जो इस सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी कई दफ़े उनका जिक्र किया है। इससे पहले जो मतलब 17 से पहले अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने भी कई बार जिक्र किया। देखो अनिरुद्ध जी, जिक्र किया और जिक्र वही नहीं करेंगे, जिक्र तो पूरी दुनिया भी करना शुरू कर देगी, बशर्ते आप ताकत तो लगाओ। जब कोई जाति उठती है, वो प्रेशर मेंटेन करती है, बढ़ाती है, तो फिर जिक्र होना शुरू होगा। आज अखिलेश ने जिक्र कर दिया, योगी जी जिक्र कर रहे हैं, कल को पीएम भी जिक्र करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब उन्हें दिखता है कि हाँ ये बहुत पावरफुल लोग अपने अधिकार के लिए खड़े, तो जिक्र आएगा। अच्छा, जो अगर ये विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट अब आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, तो क्या बस भविष्य के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा इसका, और कितना फ़ायदा हो सकता है? अभी भी बहुत कुछ है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप उसका लिंक लगा देना डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन को लेकर के, और बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ, बहुत सारी सुविधाएं अभी भी हैं, लेकिन उनके बजट जो थे उस बजट का सही से खर्च नहीं हो पा रहा है। अभी क्या मैं आपको बताऊं, अभी एक सवाल पूछा गया, इसी समिति ने पूछा सवाल है सरकार से कि आपने बताया कि हमने इतने लोग विमुक्त जाति के नौकरियां दी गई हैं, तो कहाँ है? तो उनसे सूचना मांग ली उनकी। अब धीरे धीरे चूंकि दबाव बढ़ा हुआ है तो इसलिए सूचना मांग रहे हैं। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये बात उठेंगी तो फिर लोगों को पता लगेगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि हमारे जो गुज्जर बिरादरी है वो खुद इस बात को लेकर उदासीन है, जो नहीं होना चाहिए। गुजरों को चाहिए अगर कुछ बताई जा रही है उस पर ध्यान दे। ये लोग दूसरों की सुबह खत्तर के कुर्ते पजामे पहनते नेतागिरी करते रहे। भाई पहले ये देख लो तुम्हें क्या मिल सकता है, कहाँ से। मेन चीज़ तो ये है, आरक्षण में, ओबीसी में, इसमें हमें फंसा। लेकिन सबसे बेहतरीन आरक्षण हमारा विमुक्त जाति का था। हिंदुस्तान भर में 30% जातियाँ विमुक्त जाति अगर एक हो जाए ना तो सरकार उनकी होगी। 30% पॉपुलेशन आती है विमुक्त जातियों के अंतर्गत। बताए कौन? किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि आपको सूचनाओं से काटा जाता है, आपको सुविधाओं से काट कर रखती हैं सरकारें तो अपने हिसाब से चलती हैं। क्योंकि सरकार कभी भी 140 करोड़ के देश को 140 करोड़ की तरह नहीं देखती। वो आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की पॉकेट्स में बांट कर रखती है ताकि आपके ऊपर आराम से शासन कर सके। इस चीज़ से जब बच जाओगे, निकल जाओगे, तो कामयाब हो जाओगे। तो आपको लगता है गुर्जर समाज इस चीज़ से बाहर आ पाएगा? कोई तरीका है? आएगा धीरे धीरे। चारों तरफ से बात दिल्ली में हुआ था, जगह जगह हो रहे हैं, हम भी 2-3 बार कर चुके हैं। हमारे सहारनपुर में सबसे ज़्यादा इसको लेकर मुखर सहारनपुर के लोग ही हैं। थोड़ा सा आपके जिला शामली के लोग भी, चूंकि वो मुजफ्फरनगर से कट कर गए हैं, अब बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ बनने शुरू हो गए, तो वहाँ के लोग भी साथ आ रहे हैं। धीरे धीरे आएगा,
एक मोमेंट चलेगा जरूर। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या रहे कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आवश्यकता नहीं समझी कि हमें समाज में जाकर ये चीज़ें बता देनी चाहिए कि भाई आपके सर्टिफिकेट हैं या नहीं बन रहे या बनने चाहिए थे, आपको इन चीज़ों के फ़ायदे हो सकते हैं? उन्हें मालूम ही नहीं है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन सच ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, उन्हें मालूम ही नहीं विमुक्त जाति चीज़ क्या है, उन्हें जानकारी ही नहीं है। गुर्जर के किसी भी जनप्रतिनिधि को मालूम जी नहीं? नहीं, जिन्हें जानकारी है वो अपनी पार्टियों की चीज़ों से बंधे हुए हैं, उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं है। जो बोल सकते हैं उन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें जानकारी है बोलने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति है। मतलब दोनों तरफ से दोनों लोग घिरे हुए हैं, जो हाँ बिल्कुल, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी। जो दबंग है, जो बोल सकते हैं उन्हें जानकारी नहीं है। हम ट्राई भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कुछ लोगों के पास पहुंचने की, भाई आप विधानसभा मामला उठाओ, अपने अपने सदन में उठाओ, तो शायद विपक्ष से कुछ लोग उठा भी पाए। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि लोग उठाएं, उठेगा तो बात आगे बढ़ेगी। जी जी, एक नेता हैं मेरठ की सरधना विधानसभा से, अतुल प्रधान, वो बार बार गुर्जरों का कोई भी मुद्दा होता है उसको जोर शोर तरीके से उठाते हैं। क्या हो सकता है उनसे बातचीत हो आपकी और वो विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं? हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उनसे बातचीत हो, उनको समझाएं। अगर आपकी कभी मुलाकात हो, आप उनसे पूछना विमुक्त जाति के बारे में क्या जानते हो, शायद उन्हें भी नहीं पता है। इसमें उनकी गलती नहीं है। जब चीजें इतिहास से कोई चीजें गायब कर दी गई, मुख्य धारा से गायब कर दी गई, तो उन्हें पता कहाँ से लगे? भाई हम सिलेबस तो पढ़ते हैं, सिलेबस में तो आपकी बहुत सारी चीजें वैसे धीरे धीरे गायब कर दी गई हैं। अब तो सिलेबस कैसे लिखा जरा ये बताने की बात ही नहीं है। उन्हें पता लगेगा तो बोलेंगे। ऐसा नहीं है, दर्द तो है कि एक जीन्स में चीज आती है वो तो उभर के सामने आएगी, लेकिन एक पता तो चलेगी इस चीज को। हम उनसे भी मिलने के प्रयास में हैं, और भी 2-3 लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आज अतुल प्रधान ये कहे कि मैं आदतन अपराधी हूं और सदन में एक तख्ती लगा के चला जाए, तो अब जानते क्या भूचाल मचेगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। अगर जैसा रामचरण दास थे, जब उन्हें ये पता लगा कि यूपी पुलिस में ये पढ़ा जाता है कि गुज्जर चोर हैं, चोर जाती है, इनकी ट्रेनिंग पढ़ा जाता है, इनके साथ ऐसा कीजिए, तो वो वहाँ विधानसभा में धरना दे के बैठ गए थे और उस दिन हटवाया था। उनके अंदर दबंग, उन्हें जानकारी थी, पढ़े लिखे लोग थे, जब उन्हें पता लगा तो उस पर अड़े। मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे गुज्जर विधायक हैं, विपक्ष से खास तौर पर, सत्ता पक्ष तो नहीं बोल पाएगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। हमारे किरत सिंह नहीं बोल सकते, हमारे मुकेश चौधरी नहीं बोल सकते, हमारे सांसद प्रदीप नहीं बोल सकते। प्रदीप मैं उनसे चौधरी माफी चाहते बता रहा हूँ, तीनों लोग, इनकी हिम्मत नहीं, इन्हें पता हो तब भी नहीं बोल सकते सदन में। लेकिन कुछ विपक्ष से, कुछ, सारे नहीं, कुछ विधायक है जो बोल सकते हैं। कहते हैं जब प्रदीप चौधरी कांग्रेस में थे तब इन्होंने एक बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष चेंज हुआ, दूसरी पार्टी में गए, तब से आवाज़ दबी हुई है। मुझे नहीं लगता उठा, मेरी जानकारी में नहीं है, कभी नहीं उठा, शायद कभी नहीं उठाया। तो ये मतलब ये जो चोर का तबका है, ये आप बता रहे हैं तमगा है जो, ये मतलब आज भी अपने साथ चोर नहीं, क्रिमिनल का है, क्रिमिनल का है, अपराधी का है। आप अब भी आदतन अपराधी में तो अब भी शामिल हैं आप, जो आज भी, हाँ, अब भी आप आदतन अपराधी शामिल में ही आप गिने जाते हैं। तो इतनी बुरी हालत में हैबिचुअल ऑफेंडर माने जाते हैं ना। जी जी, आदतन अपराधी अभी भी जाती है, जो विमुक्त जातियां लगभग सारी उसमें ही हैं, जिनमें गुज्जर भी हैं। यूपी में लगभग 30 जातियां हैं, पूरे देश में 150 करीब जातियां हैं। वो अलग बात है, साउथ में इनका रिहेबिलिटेशन सारा कर दिया उन्होंने, इनका ठीक ठाक स्थिति में लेकर आए हैं, वहाँ ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन उत्तर भारत में तो है अभी भी। तो आज भी गुर्जर मतलब इसी तरीके से जी रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है भाई, तुम्हारे चूंकि आज़ादी मिल गई तो आप एक बात देखो, जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, अगर वो गुज्जर है तो उसके नाम का आगे गुज्जर बिल्कुल लिखा जाएगा। अगर तुम किसी अपराध पकड़े, अनिरुद्ध गुज्जर लिखा जाएगा। आप चाहे आपके आधार कार्ड में गुज्जर शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहाँ गुज्जर लिखा जाएगा। क्यों? आप चाहे वो ब्रैकेट में लिख के दिखाना है, क्यों? चूंकि उनकी नियमावली के हिसाब से तो आप आदतन अपराधी गुज्जर, तो उनके बहुत सारे काम आसान हो जाते होंगे। नहीं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर जब भी कोई खासकर हिस्ट्री की बात हो रही हो या हिस्ट्री के ऊपर कोई वीडियो हो या कोई गुर्जर बोल रहा हो, तो नीचे कमेंट आएगा भैंस चोर, चप्पल चोर। हाँ भाई, जब आपको आदतन अपराधी बता दे, आपको भैंस चोर कहें, पशु चोर कहें, और चूंकि यूपी पुलिस में पशु चोरी के लिए स्पेशली था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो वहां से लगा हुआ है ना तमगा, ये जो हटना चाहिए। कोई भैंस चोर नहीं थे गुज्जर, भैंसे चुराते थे, भैंसे पालते जरूर थे, चुराते नहीं थे, लेकिन तमगा है तो है। आप उसे कैसे हटाओगे? ये दर्द नहीं होना चाहिए गुज्जरों को कि आपके ऊपर एक तमगा लगा, आप उसके लिए लड़ें। हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर एक तमगा लगाओ पूरी बिरादरी के ऊपर। अगर हम सांसद जी को कहें कि आप भी तो हमारे से, आप भी तो गुज्जर हैं, और गुज्जर तो आदतन अपराधी हैं, तो सांसद जी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या? जो हमारे विधायकों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या? या हमारे और जो अधिकारी उन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या? लेकिन नहीं पड़ता, उन्हें पता ही नहीं है।
गुर्जर समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो नज़दीक के प्रदेश है उनमें भी भारी संख्या में रहता है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो कि इस आवाज़ को सदन में उठा सके। मैं जब कल इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो शायद पढ़कर, क्योंकि ये आपको भी पता होगा कि मेरठ के पास के कई गांवों को बिल्कुल रोन दिया गया था। वो पेड़ आज भी है, दादरी में क्षेत्र, वो शायद बिशनपुरा क्या गाँव, वो पेड़ आज भी है वहाँ। वो उस पर पूरे बस वो लोग बचे थे जो गांव में नहीं थे या जो पेट में थे, वो लोग बचे थे। पूरे गांव को फांसी लटका दी गई थी और उतारने नहीं दिया था कि उतारेगा भी नहीं, जो उतारेगा उसे फांसी लटका देंगे। बहुत जुल्म हुए हैं। आप गजट उठाइए, सारा इतिहास को छोड़िए, आप जितने अंग्रेजों के बनाए हुए गजट है ना सारे, हर जिले का उठाइए, आपको वहाँ हर जगह आपको गुजर की कुर्बानी मिलेगी। इन जितनी विमुक्त जाति है, बंजारों की मिलेगी, सहसियों की मिलेगी, इनकी सबकी कुर्बानी का आपको पूरी दास्तान मिलेगी। आप गजट निकाल के छानिए तो सही। हमारे दिवाकर विधोड़ी हैं वकील साहब, उन्होंने इस पर बहुत काम किया और रामपुर भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, वहाँ उन्होंने बताया था। उन्होंने बहुत काम किया है, कोशिश भी करते हैं आगे बढ़ाने की। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर आपको वक्त मिले तो उनसे एक बार पूछे, इंटरव्यू लें उनका भी। बिल्कुल। 2023 का जो गुर्जर महोत्सव होने जा रहा है उसमें पिछले साल भी उन्होंने जो कराया था, तो हमारी शायद जल्दी ही उनसे मुलाकात हो 12-13 तारीख में। एक शख्स और है मोहित तंवर, सिसोना के रहने वाले हैं। उस आदमी का मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि नए सिरे से मुद्दे को उसने उठाया है। वो मानवाधिकार में गया, हमारे सर्टिफिकेट बनने उनके मानवाधिकार में जाने की वजह से शुरू हुए हैं। वो अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। उन लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। आप उन लोगों से पूछिए कभी, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जॉब करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो दर्शक हैं, खासकर जो इस चीज़ को समझ पाए हों DNT क्या है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या है, उन सभी से मेरा ये निवेदन है, नर्म निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे, और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। एक एक चीज़ आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और एक एक चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। कई बार आप शॉर्ट के चक्कर में, छोटी वीडियो को निकालने के चक्कर में वहाँ तक सुनते हैं और उसको आगे छोड़ देते हैं। ये चीज़ें आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगी। एक किसान नेता है, वो कहते हैं फसलें तो समझ जाएंगी, सुधर जाएंगी, बच जाएंगी, लेकिन नस्लें खतरे में हैं। और हमने जो बीड़ा उठाया है नस्लों को बचाने का, आप इसमें योगदान करें। हमने अपने YouTube चैनल पर ज्वाइन का बटन शुरू कर दिया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मात्र 119 रुपये की फ़ीस है महीने भर के लिए, तो उसको आप ज्वाइन करें। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इस आवाज़ को एक ज़िले के बजाय कई ज़िलों में तक जाकर उठाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके यानी जो आपके माफ़ी चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़, सभी जितने भी विमुक्त जाति हैं, जी जितनी भी हैं, जैसे उन सब से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालें, चाहे वो गुर्जर हैं, लोध हैं, राजभर हैं, सहसी हैं, बंजारे जो भी हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालें। उन्हें कहे कि एक प्लेटफार्म पे आओ। बहुत बड़ी जनसंख्या आपकी, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आप हैं। अगर आप एक होकर लड़ते हैं तो सत्ता आपकी होगी। किसी भाजपा, किसी कांग्रेस, किसी सपा, किसी बसपा की ज़रूरत नहीं है। आप ही आप होंगे, लेकिन एक हो तो सही। तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, सभी अपने प्रतिनिधि पर दबाव डालें। जी जी जी। तो ये इस आवाज़ को, ताकि क्योंकि हमने किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक महिलाओं की आवाज़ उठाने की जो मुहिम चलाई है गांव गुहांड के माध्यम से, इसमें आप हमारा सहयोग करें ताकि हम इस आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप शायद आज या कल में ही हमारे YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपसे ये निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों के माध्यम से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।